नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जांगीड़ एक बार फिर से आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विक्टोरियन एज के सबसे बड़े जाइंट फिगर रॉबर्ट ब्राउनिंग की आपसे बात कर रहा हूँ। उसकी जो पोएम है माई लास्ट डचेस, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, माई लास्ट डचेस, अभी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हम जरा थोड़ी सी बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के लाइफ के बारे में। फिर हम इस पोएम के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को भी जानेंगे और पोएम जो किन परिस्थितियों में लिखी गई उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चित, काफ़ी प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग रहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइफ की। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, इनका जन्म जो है 7 मई 1812 में कैम्बरवेल, लंदन में होता है। जी हाँ, 7 मई 1812, 7 मई 1812 में। और उनके पिता जो थे बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक बैंक क्लार्क थे, और उनकी माँ एक रिलीजियस लेडी थी, और उनकी माँ को संगीत से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। ब्राउनिंग के पिता के पास उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी भी थी, जहां पर ब्राउनिंग ने अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया। अब हालांकि वो कैम्ब्रिज के नज़दीक एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भी चले गए थे, और कुछ समय के लिए लंदन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे। लेकिन ब्राउनिंग ने वहाँ की बजाय अपने घरेलू पुस्तकालय, अपने पिता की पर्सनल लाइब्रेरी में खुद को एजुकेट करना ज़्यादा पसंद किया। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, और विदेशी भाषाओं को पढ़ना उन्हें और भी ज़्यादा पसंद था। ठीक है, विदेशी भाषाओं से लेकर के बॉक्सिंग तक, जी हाँ बॉक्सिंग तक, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने खूब पढ़ा था। ब्राउनिंग की जो पहली प्रकाशित, जो पब्लिश्ड जो पोएम थी, वो थी पोलाइन। पोलाइन और ये 1833 में पब्लिश होती है। 1833 में ये पब्लिश हुई। ठीक है, अब देखिए, इस वक्त ब्राउनिंग की जो एज थी वो थी 21 वर्ष। और इन्होंने ये जो पोएम तैयार करी थी अपने हीरो, जी हाँ, इनके हीरो थे पीबी शैली। तो पीबी शैली की जो रचनाएं थी, उनके आधार पर इन्होंने पोलाइन लिखी थी। अब पोलाइन जो है काफ़ी एक सिक्रेटिव पोएम थी, यानी इसमें यूँ कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, उनके जीवन के कई रहस्य, कई सीक्रेट, अर्थात पर्सनल बातें, बहुत निजी बातें थीं। और ब्राउनिंग ने क्या किया, इस पोएम के अंदर अपनी उन पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। आपने एक नाम सुना होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो वो J.S. मिल जो है, उन्होंने क्या किया, पोलाइन की समीक्षा करी, इसको रिव्यू किया। ठीक है, और साथ में फिर उन्होंने कहा कि ये जो यंग ब्राउनिंग है, ये बहुत ही तीव्र, इंटेंस, रुग्ण आत्मचेतना से पीड़ित है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये था कि J.S. मिल ने इन पे एक आक्षेप लगाया कि ये जो युवा रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इनकी चाहत है कि मैं अपने भीतर के तमाम रहस्यों को सबके सामने क्या कर दूं, उजागर कर दूं, और इस तरह से मैं दुनिया का केंद्र बन जाऊं, सेंटर ऑफ द क्राउड बन जाऊं। तो ब्राउनिंग उस बयान से बहुत ही शर्मिंदा हुए, कि उनको पता था कि मैंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को पोलाइन के अंदर एक्सप्रेस किया है, और J.S. मिल साहब जो हैं बहुत बड़े फिगर हैं, और वो ये कह करके मेरी आलोचना कर रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा पर्सनल फीलिंग्स को उजागर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से उस वक्त कसम ही खा ली कि अब मैं कभी भी अपनी पर्सनल फीलिंग्स को कभी प्रकट नहीं करूँगा। तो आगे चल कर के जब रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखते हैं, तो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को छुपा करके ही लिखते हैं, अर्थात अपना खुद का कोई पर्सनल उसमें एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उन्होंने फिर क्या किया, लंदन जो थिएटर है उसके लिए नाटक लिखना शुरू किया।
जैसे शेक्सपियर नाटक लिख कर के बड़े प्रसिद्ध हो गए थे और खूब पैसा भी उन्होंने कमाया था नाम के साथ साथ, तो उसी तरह से इन्होंने सोचा कि मैं थिएटर में हाथ आजमाता हूँ और नाटक लिखता हूँ। और नाटक लिखना उस वक्त काफ़ी पैसा कमाने वाला एक जरिया हुआ करता था, यदि आपके नाटक सफल होते हैं तो उन्होंने अपना पहला नाटक लिखा साहब, और उस नाटक का नाम था स्ट्रैफोर्ड। स्ट्रैफोर्ड। तो उनके पहले नाटक का टाइटल था स्ट्रैफोर्ड। ये नाटक जो है मात्र 4 दिनों तक दिखाया गया, यानी सिर्फ 4 दिनों तक। इसको आप यूं समझिए जैसे कोई फिल्म बनी, ठीक है, और वो फिल्म जो है मात्र 3-4 दिन तक थिएटर्स में लगे, उसके बाद में उतर जाए और फिर कभी थिएटर का मुंह ही नहीं देख पाए, तो फिल्म हिट होगी या फ्लॉप? तो आप कहेंगे सर फ्लॉप। तो ठीक वैसा ही रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ इस नाटक में हुआ, अर्थात वह इस थिएटर के बिजनेस में सफल नहीं हो सके। लेकिन इस थिएटर ने उन्हें कुछ और चीज़ों की खोज करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें वो एक्सपर्ट थे, अच्छे थे। और ये चीज़ क्या थी? उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स और ड्रामेटिक एलिमेंट तो होता ही है, नाटकीय तत्व तो होता ही है। तो ये नाटक लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, ठीक है। तो ड्रामा में सफल नहीं हो सके, लेकिन वहाँ से एक चीज़ जो उसमें खास थी, उन्होंने उसमें हाथ आजमाया, और वो क्या थी? ड्रामेटिक मोनोलॉग थी। उन्होंने अपने द्वारा लिखे जाने वाले कई ड्रामेटिक मोनोलॉग से बनी हुई एक पुस्तक जो है उसकी रचना करी, और उसको उन्होंने नाम दिया ड्रामेटिक लिरिक्स। जी हाँ, ये नाम जरूर याद रखिएगा, ड्रामेटिक लिरिक्स, ठीक है। और इसमें क्या थे? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे। हालांकि ये खुद उनको ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं कहते थे, ये खुद इनको कहते थे ड्रामेटिक लिरिक्स। और ये 1842 में पब्लिश हुई। ड्रामेटिक लिरिक्स 1842 में पब्लिश होती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इनके जीवन में। तो ब्राउनिंग की मुलाकात जो है 1845 में, 1845 में उनकी होने वाली पत्नी एलिजाबेथ बैरेट से होती है। कब होती है? 1845 में। ये सारी बातें मैं बहुत ही कम शब्दों में लिख रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आगे की स्लाइड्स पे ये सारा मटेरियल मैं आपको प्रिंट फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इसको वैसे भी सेव करके पढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं बिंदुवार इनको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1845 में इनकी मुलाकात जो है एलिजाबेथ बैरेट से होती है, ठीक है। और फिर ये जब आपस में मिलते हैं तो इनमें प्यार हो जाता है, और ये भाग करके इटली चले जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एलिजाबेथ बैरेट जो हैं वो ब्राउनिंग से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड थी, और उनकी रचनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी ब्राउनिंग की तुलना में। लेकिन हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो मैं यहाँ पर उन्हीं की ज़्यादा बात करूँगा। तो ब्राउनिंग की कविताओं की किताब जो है मैन एंड वीमेन, उनके द्वारा इटली में अपनी इस प्रेमिका एलिजाबेथ बैरेट जो है उनके साथ बिताए गए समय के बारे में है। कौन सी है? मैन एंड वीमेन। तो ये इटली रहते हुए इन्होंने लिखी। ये अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ के साथ रह रहे थे, जिनसे इन्होंने शादी भी करी है, ठीक है। फिर 1861 में 1861 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, यानी शादी के 16 वर्ष पश्चात। तो अब इटली में उनके लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ दुखद यादों के अलावा। तो ब्राउनिंग जो है अपने बेटे के साथ, इनके एक बेटा भी हो जाता है, अपने बेटे के साथ वापस लंदन आ जाते हैं, और वहाँ 1864 में ड्रामेटिक पर्सोने नामक एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक और पुस्तक प्रकाशित करते हैं।
ड्रामेटिक पर्सन है, 1864 में पब्लिश करते हैं। ये भी इनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की एक पुस्तक है। 4 साल बाद में उन्होंने अपनी सबसे लंबी कविता, जी हाँ, यदि कभी पूछा जाए आपसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की सबसे लंबी कविता कौन सी है, तो याद रखिएगा, ठीक है, इसके 4 साल बाद में पब्लिश होती है, और उस पोएम का टाइटल है द रिंग एंड द बुक। उसके 4 साल बाद किसके, इसके, यानी 1868 द रिंग एंड द बुक इन्होंने लिखा। द रिंग एंड द बुक। अब ये रिंग एंड द बुक जो है एक सच्ची मर्डर स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। 1889 में रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है और वेस्टमिंस्टर एबे में इनको दफनाया जाता है। वेस्टमिंस्टर एबे काफ़ी सम्मानित ग्रेवयार्ड भी है, जहाँ पर बहुत सारे चर्चित प्रसिद्ध कवियों को दफनाया गया है। इनके जो करीबी दोस्त थे वो लोग उन्हें, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग को, एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में याद करते थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते थे जो कई विषयों में रुचि रखता था। थॉमस हार्डी नाम सुना होगा आपने। तो थॉमस हार्डी तो इस हद तक चले गए थे कि उन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग को 19वीं सदी की साहित्यिक पहेली तक कह दिया था, अर्थात लिटरेरी पजल ऑफ द 19th सेंचुरी। किसको कहा? रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये व्यक्ति जो है एक पहेली की तरह से था, ऊपर से दिखने में कैसा, अंदर कुछ और जब पेन अपना कलम अपनी चलाता था तो जादू बिखेरता था। तो थॉमस हार्डी ने इनको लिटरेरी पजल ऑफ 19th सेंचुरी भी कहा है। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन टू द पोएम, अर्थात जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मैं स्लाइड पे आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक। तो देखिएगा कि इंट्रोडक्शन क्या है। माई लास्ट डचेस इज अ पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ओके, frequently antholorized as an example of the dramatic monologue। इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है और it first appeared in 1842 in Browning's dramatic lyrics। अर्थात माई लास्ट डचेस जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो ड्रामेटिक लिरिक्स नामक से पुस्तक आई थी 1842 में, उसमें पब्लिश हुई थी। इस पोएम के अंदर हीरोइक कपलेट का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हीरोइक कपलेट, कपलेट का मतलब 2 पंक्तियों का एक छोटा स्टैंजा, और इनकी राइम स्कीम सेम होती है, ठीक है। इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है और ये ड्रामेटिक लिरिक्स नामक ये जो पुस्तक पब्लिश हुई थी, इस पुस्तक के अंदर ये जो पोएम है इसको ये टाइटल माई लास्ट डचेस नहीं दिया गया था, बल्कि ये टाइटल दिया गया था इटली। टाइटल क्या दिया गया इसको? इटली टाइटल दिया गया था, ठीक है। तो एक काफ़ी वेल नोन ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो ये बताता है कि एक ड्यूक है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और ऐसा ही इरादा वो आगे भविष्य में भी रखता है, ठीक है। विक्टोरियन एज में, मैं थोड़ा ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है माई लास्ट डचेस, इसके बैकग्राउंड में आपको लेकर के जाना चाहता हूं कि वो उस वक्त किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी जिन परिस्थितियों में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोएम को लिखा होगा। तो विक्टोरियन एज के बड़े पोइट थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो विक्टोरियन एज के ब्राउनिंग ने क्या किया? वास्तविक जीवन की कविताएं लिखी थी जो विक्टोरियन लाइफ के कुछ सबसे गहरे पहलुओं यानी डार्केस्ट एस्पेक्ट्स को दर्शाती हैं। निसंदेह उन पहलुओं में से एक ये भी है, कौन सा? कि पत्नियों के साथ उनके पतियों द्वारा किया जाने वाला व्यवहार। जी हाँ, विक्टोरियन एज में पति जो है वो एक टायरेंट होता था, निरंकुश राजा की तरह से होता था अपनी पत्नियों की प्रति। इनमें हर कोई हेनरी 8 जो है, हेनरी 8 जो है,
और उसकी काफ़ी सारी पत्नियां जो हैं उनके बारे में हर कोई जानता है। उनमें से छोटा सा एक किस्सा मैं आपको बता दूं कि हेनरी VIII क्या करता, जब अपनी किसी पत्नी से उसका दिल भर जाता तो उसे वो मार डालता था। ठीक है, तो उस जमाने में अर्थात विक्टोरियन एज में पत्नियों को एक डिस्पोजल के रूप में देखा जाता था, और उनके पति जो है अक्सर जब उनसे बोर हो जाया करते थे और किसी और से शादी करना चाहते थे तो क्या करते, अपनी पत्नियों पर किसी तरह का आरोप लगा देते और पत्नियों को छोड़ देते या उनको मार डालते। तो इस तरह से विक्टोरियन एज में पत्नियों का जो जीवन है वो बहुत ही जोखिम भरा होता था। थोड़ा सा अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं इसमें जरूर बात करूंगा। कविता जब प्रारंभ होगी तो आप देखेंगे कि कविता के ऊपर एपिग्राफ के तौर पे एक शब्द लिखा हुआ आएगा और वह फरारा। अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आप देख लीजिए उसमें कविता में ऊपर क्या लिखा आएगा, फरारा, जो इस बात को दर्शाता है कि यहां इस पोएम का जो स्पीकर है, वक्ता है, वो कौन है, अल्फोंसो II डी एस्टे। और ये है कौन, ये फरारा के 5वें ड्यूक है, 5वें ड्यूक हैं। ड्यूक और डचेस की बात चल रही है, ठीक। और इस ड्यूक ने, अर्थात जिसका नाम है अल्फोंसो II डी एस्टे, जो कि फरारा के 5वें ड्यूक हैं, इस ड्यूक ने क्या किया, 1558 में, इसका जन्म 1533 में हुआ था और 1558 में अर्थात जब उसकी उम्र 24 वर्ष थी तब इसने एक लड़की से शादी करी, बेहद खूबसूरत लड़की थी और उसका नाम था लुक्रेजिया डी कोसिमो। ठीक है, लुक्रेजिया नाम था उसका, 13 वर्ष की थी और उससे शादी करी। लुक्रेजिया पढ़ी लिखी थी, वेल एजुकेटेड थी और ये मेडिसिस परिवार की बच्ची थी। और इसका परिवार जो है एक नया धनाढ्य परिवार था। ऐसा नहीं कि ड्यूक ज़्यादा अमीर था और इसका लड़की का परिवार कम अमीर था, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ड्यूक खानदानी अमीर था, इसका खानदान सदियों से, ठीक है, जैसा कि 900 ईयर्स का इसमें जिक्र आता है कि मेरे 900 साल पुराने खानदानी तोहफे को इस लड़की ने जरा सी मुस्कुराहट के साथ कबूल किया, ऐसा कुछ आता है, ठीक है, 900 ईयर्स ओल्ड नेम ऐसा करके आता है। तो इस लड़की का जो खानदान है वो हो सकता है उतना पुराना अमीर नहीं हो, नव धनाढ्य था, न्यूली रिच फैमिली थी। और उसने दहेज में भी काफ़ी अच्छा इसको पैसा वगैरह दिया था। लेकिन सामाजिक रूप से ये जो 5th ड्यूक है अल्फोंसो है, अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को सामाजिक रूप से अपने खानदान से नीचे का मानता था, हालांकि वो काफ़ी दहेज लेकर के आई थी। 21 अप्रैल 1561, जी हाँ, 58 में शादी हुई थी और मैं बात कर रहा हूँ 61 की, यानी उसके 3 वर्ष पश्चात, शादी के 3 वर्ष पश्चात उसका अपनी पत्नी से मन भर जाता है। तो ये 1561 में 16 साल की उम्र में मरने से पहले उन्होंने इसे 2 साल के लिए छोड़ दिया था। शादी कब हुई, 58 में, मरी कब, 61 में, और उससे पहले 2 साल पहले छोड़ दिया था, यानी 1 वर्ष तक की देखा जाए उनकी शादी चली। 1 वर्ष में उसका अपनी पत्नी से मन भर जाता है। संदेह तो यह भी व्यक्त किया जाता है कि उसको जहर देकर के मार दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त तपेदिक यानी टीबी से उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहर देने की बात जो है वो अफवाह है और लोग जो है इस ड्यूक को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हकीकत क्या रही हो हमें नहीं पता। हम लेकिन थोड़ा उसमें आगे चलते हैं। इसी पोएम में आर्टिस्ट के कुछ नाम आएंगे, जैसे पेंटर है फ्रा पेंडोल्फ और स्कल्पचर है क्लास ऑफ इंसब्रुक। ये दोनों ही फिक्शनल हैं, काल्पनिक हैं। इसके बाद 1564 में ड्यूक जो है उसने रोमन सम्राट फर्डिनेंड फर्स्ट और बोहेमिया और हंगरी के एना, उसकी 8वीं बेटी बारबरा है, और काउंट टायरल जो है फर्डिनेंड II की बहन का हाथ मांगा। यानी आप इतने नाम आपको याद भी नहीं रहेंगे, रखने भी नहीं है ज़्यादा।
ठीक, आप तो बस इतना समझ लीजिए कि एक बड़े घराने की एक लड़की है, उसका हाथ मांगा जाता है इसके द्वारा। काउंट जो है ये विवाह की व्यवस्था की प्रभारी हैं और उनके दल के प्रमुख जो है इंसब्रुक के मूल निवासी निकोलस मैद्रूस जो है उनके दूत बनकर के आते हैं। अब इंसब्रुक का जिक्र जो है इस पोएम में आता है, याद रखिएगा कि जो दूत आता है कहाँ का था, इंसब्रुक का था। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है तो अभी पोएम पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। तो ये जो मैद्रूस है, निकोलस मैद्रूस, संभवतः ये वो व्यक्ति हैं जिसे इस पोएम में ड्यूक ने संबोधित किया है। अर्थात ड्यूक ही तो क्या है, पोएम को बोलने वाला है, स्पीकर ऑफ द पोएम है। और उसको सुनने वाला कौन है? एक दूत है। और दूत हकीकत में कौन था? निकोलस मैद्रूस था। ठीक है, कविता में फ्रा पेंडोल्फ और इंसब्रक के मूर्तिकार जो है काल्पनिक है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको इस पोएम की समरी के बारे में बात कर लेता हूँ। समरी के बारे में बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि ड्यूक ऑफ फेरारा जो है, जो कि इस पोएम का स्पीकर है, एक बहुत ही शक्तिशाली काउंट जो है उसके दूत के साथ में, मैसेंजर के साथ में, एनवॉय के साथ में, एमिसरी के साथ में बातचीत कर रहा है। ये खुद ड्यूक जो है ये इस पोएम के स्पीकर है, वक्ता है। ड्यूक जो है इस काउंट की बेटी के साथ में शादी करना चाहते हैं और ये जो व्यक्ति सामने बैठा है इस ड्यूक के सामने, ये उस काउंट का संदेशवाहक है, दूत है, जिसको आप एनवॉय भी कह सकते हैं, एमिसरी भी कह सकते हैं, मैसेंजर भी आप कह सकते हैं। और ये शादी क्यों करना चाहता है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया है, लास्ट डचेस। ठीक है, इनकी पिछली पत्नी, उन्होंने पत्नी को खो दिया है। तो इस प्रकार से ये जो दूत है, इस दूत को क्या करते हैं, अपने महल को चारों तरफ से दिखाते हैं कि देखिए ये हमारा महल है। पूरे इस महल के जब ये राउंड ले रहे हैं, इसके दौरान हमें ड्यूक के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते जाते हैं। ब्राउनिंग ने इस कविता में जो व्यंग्य प्रस्तुत किया है वो भी बिल्कुल क्लियर है, एकदम से स्पष्ट है। जब इसे घुमाने के लिए लेकर के जाता है ड्यूक, तो उसे अपनी अंतिम जो डचेस है, लास्ट डचेस है, उसकी तस्वीर जो है, पेंटिंग जो है, वो सामने पड़ जाती है, मिल जाती है। तो उनका मानना है कि यहाँ पर जो चित्रकार है उसने डचेस की झलक के कुछ अद्भुत दृश्य को कैद किया है, मुस्कुराते हुए दृश्यों को। लेकिन साथ में उसका ये भी कहना है कि उनकी जो गहरी और जोशीली नज़र जो है सिर्फ ड्यूक के लिए नहीं थी। अर्थात ये जो लड़की मुस्कुरा रही है, लास्ट डचेस जो मुस्कुरा रही है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं मुस्कुरा रही थी, बल्कि इसका स्वभाव ही कैसा था, खुश मिजाज था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कैसे इस डचेस का, उसका हंसमुख स्वभाव जो है इस ड्यूक को अच्छा नहीं लगा था। ड्यूक का ये मानना था कि वह लगभग सभी के साथ फ्लर्ट कर रही थी, अर्थात सभी को एक समान हंसी, एक साथ मुस्कुराहट से ट्रीट कर रही थी। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि एक पति के तौर पर ये काफ़ी डोमिनेंट था, काफ़ी पॉजेसिव था, काफ़ी कंट्रोलिंग था। जैसे जैसे उसके स्वभाव के बारे में ड्यूक याद करता है, अर्थात ड्यूक जो अपनी पत्नी के स्वभाव के बारे में याद करता है, उसका स्वर जो थोड़ा कठोर होता जाता है। अर्थात जब आप अपनी पत्नी, पूर्व पत्नी के, मतलब मरी हुई पत्नी के स्वभाव के बारे में बात करें, आपका स्वर कठोर हो रहा है, दैट मीन्स उस वक्त जिन शब्दों को आप बोल रहे हैं, जिन आदतों का बखान आप कर रहे हैं अपनी पत्नी के, और आपका स्वर कठोर हो रहा है, इसका मतलब वो बातें आपको पसंद नहीं थी अपनी पत्नी के कैरेक्टर में, तो उसका स्वर कठोर होता जाता है। मनुष्य और प्रकृति दोनों ने डचेस को आसानी से प्रभावित किया, जो उसे स्वीकार्य नहीं था। अर्थात उसको कोई भी इंसान मिलता, वो उससे खुश हो जाती, उसकी तरफ मुस्कुरा देती। प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ें देखती, उससे भी खुश हो जाती, उस पर मुस्कुरा उठती। ठीक है, तो माई लास्ट डचेस जो है सारांश हमें ये बताता है कि वह कैसे सोचता है, और उसने उसके वंश का सम्मान नहीं किया, अपने पत्नी के वंश का उसने क्या नहीं किया, सम्मान नहीं किया। लेकिन इसे लगता है कि उस लड़की ने मेरे वंश का सम्मान नहीं किया। कब? जब मैंने उसको अपना 900 साल पुराना मेरा खानदान है, उसका खानदानी हार मैंने उसको गिफ्ट किया, तो एक छोटी सी मुस्कुराहट उसने मुझे दी।
ऐसी मुस्कुराहट तो वो और लोगों को भी दिया करती हैं। इसका मतलब मुझे और बाकी और लोगों को उसने एक ही पलड़े में रख रखा था। ठीक है, इस प्रकार से वह उसे इतनी आसानी से हर चीज से प्यार करना, ये जो उसका गुण है, उस गुण के बदले में उसको सबक सिखाने का फैसला करता है, अर्थात उसको मारने का फैसला करता है। हालांकि इसमें स्पष्ट ऐसा नहीं कहा गया है कि उसको मार दिया गया, बस हमें पता चलता है कि ड्यूक ने शायद उसे मारने का आदेश दिया था। उसके बाद वह लापरवाही से अपने काम में लग जाता है, अर्थात बाकी बातें जो है यूं ही कैजुअली बताते जाता है। वह दूत के साथ वापस काउंट में जाता है। इसके अलावा ऊंचे दहेज की भी मांग करता है। हालांकि उस वक्त जब ये दहेज की मांग करता है तो साथ में इस चीज़ का उल्लेख करता है कि उनकी जो काउंट है, उनकी बेटी जो है, ठीक है, वही मेरे लिए काफ़ी है, मेरा उद्देश्य है उनकी बेटी है, दहेज नहीं है। लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये लालची भी है, पॉजेसिव भी है, लालची भी है। और जब वो महल से बाहर दरबार की तरफ आ रहे होते हैं तो उस वक्त ये दूत को अपने कलेक्शन में से एक और कलाकृति दिखाता है। ठीक है, जैसे डचेस का चित्र दिखा रहा था, जैसे मानो डचेस कोई वस्तु हो। तो बिना किसी भावना के अपने पूर्व पत्नी के चित्र से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर उसको एक और कलाकृति जो है दिखाता है, जो कि समुद्र के देवता जो है एक घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, यहीं पर पोएम जो है एंड होती है और ये इस बात का प्रतीक है, जिस तरह से समुद्र का देवता उस घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसा ही स्वभाव इस पति का है जो अपनी पत्नियों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तो यहां तक हमने बात करी है समरी की। समरी के बाद में हम स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, इसकी भी जरूर बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की बात करें तो ये अपने आप में एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, 5 सेक्शंस आपको मिलेंगे एंड मेड अप ऑफ राइमिंग कपलेट्स, और आपको इसमें राइमिंग कपलेट्स मिलेंगे। राइमिंग कपलेट्स के तौर पे आपको यहां पर हीरोइक कपलेट मिलेंगे। ठीक है, हीरोइक कपलेट का इसमें प्रयोग हुआ है। द पोएम इज रिटन मोस्टली इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर को इसको काम में लिया गया है। और फॉर्म की बात करें तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। हालांकि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको ड्रामेटिक लिरिक कहा है, लेकिन ये है क्या चीज? ये आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री के बैकग्राउंड अभी मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए, यहाँ से अपनी पोएम जो है स्टार्ट हो जाती है, माई लास्ट डचेस। जब आप देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा फरारा। ठीक है, एपिग्राफ के तौर पे आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा फरारा, अर्थात ड्यूक ऑफ फरारा। क्लियर? तो इस पोएम का जो स्पीकर है, वक्ता है, वो कौन है? ध्यान रखिएगा, ड्यूक ऑफ फरारा है। ठीक, दृश्य क्या है? पहली बात तो हम ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ रहे हैं, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है सिंगल स्पीकर होता है और उसको सुनने वाला एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन स्पीकर इसमें एक ही रहेगा, एक से अधिक इसमें स्पीकर नहीं होंगे। सुनने वाला प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, वो एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। यहां पर एक है सुनने वाला, और सुनने वाले के तौर पे यहां पर कौन है? जो काउंट है, उसका एनवॉय, उसका संदेशवाहक, उसका दूत। बैकग्राउंड में आपको पता ही है कि ड्यूक ऑफ फरारा जो है, इसकी पूर्व पत्नी डचेस जो है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद में ये दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो ये जो काउंट महोदय हैं, इनकी जो बच्ची है उनका हाथ मांगा जाता है इनके द्वारा। तो वहाँ से एक दूत आया है, उस दूत को प्रभावित करने के लिए, अपने महल को दिखा करके प्रभावित करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस दूत को अपने साथ लेकर के जाते हैं और पूरे महल का
चक्कर कटवाते हैं, दिखाते हैं उसको अपनी शान और शौकत। और इसी दौरान जब ये टूर कर रहे होते हैं महल का, उसी दौरान जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप के माध्यम से हमें इस ड्यूक ऑफ फरारा का कैरेक्टर स्टडी करने में भी बहुत ही हेल्प मिलती है कि अर्थात ये किस तरह का व्यक्ति है, इसके बारे में हमें पता चलता है। जैसा मैंने यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है कि वक्ता कौन है, ड्यूक ऑफ फरारा है। ये अतिथि का ध्यान जो है अपनी पूर्व पत्नी डचेज ऑफ फरारा जो है की पेंटिंग की ओर निर्देशित करता है, उसकी तरफ करता है। ठीक है, पेंटिंग दीवार पर टंगी हुई है। ड्यूक पेंटिंग इतनी जीवंत दिखने के लिए प्रशंसा करता है और फिर टिप्पणी करता है कि चित्रकार फ्रा पेंडोल्फ ने इस पर कितनी मेहनत करी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। दैट्स माई लास्ट डचेज, दैट्स, तो दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दिस, दोज आपने ग्रामर पढ़ा होगा। तो दैट इज माई लास्ट डचेज। दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग हम कब करते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अर्थात उंगली से इस तरह से इशारा करने के लिए कि देखो दिस इज अ पेन। ठीक है, दूर कोई सिंगुलर कोई आइटम है उसकी तरफ मैं जब करूँगा, इशारा करूँगा, डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, तो मैं दैट को काम में लूँगा। तो यहाँ पर दैट क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दूर वहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई दीवार के ऊपर, पेंटिंग लगी हुई है, उस पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है दैट्स माई लास्ट डचेज, कि ये है मेरी लास्ट डचेज, मेरी पिछली पत्नी। लास्ट, पिछली। ठीक है, लास्ट शब्द जो है इंडिकेट करता है कि अब ये जीवित नहीं है। पेंटेड ऑन द वॉल, जिसकी तस्वीर दीवार के ऊपर बनाई गई, पेंटेड ऑन द वॉल। लुकिंग, यानी दिख रही है, एज इफ, मानो कि शी वर अलाइव, कि वो जिंदा हो, इस तरह से वो दिख रही है। क्या हो? जिंदा हो, इस तरह से दिख रही है। यानी तस्वीर इतनी बेहतरीन बनाई गई है, जिसने भी बनाई है, कि वो बिल्कुल एक जीवंत तस्वीर नजर आती है। आई, फर्स्ट पर्सन, किसके लिए आ रहा है? ड्यूक ऑफ फरारा के लिए आ रहा है। आई कॉल दैट पीस अ वॉन्डर, तो मैं इस तस्वीर को, दैट पीस किसके लिए काम में आ रहा है? दैट पीस का प्रयोग हुआ है उस पेंटिंग के लिए। तो आई कॉल दैट पीस अ वॉन्डर, और इसको तो मैं एक चमत्कार ही कहता हूं। तो दैट मीन्स यहां पर ड्यूक ऑफ फरारा जो है, इसके लिए अपनी पत्नी जो है सिर्फ एक पीस ऑफ वॉन्डर है और कुछ नहीं। दैट मीन्स इसके साथ इसकी कोई इमोशन वगैरह अटैच नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ये इसको पीस ऑफ वॉन्डर नहीं कहता, कुछ और कहता, कुछ मानवीय भावनाओं से जुड़े हुए शब्द इसके लिए काम में लेता। फिर आगे, फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स। फ्रा पेंडोल्फ यहां पर चित्रकार है, पेंटर है, ठीक है, जिसने ये पेंटिंग बनाई है। काल्पनिक कैरेक्टर है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वॉक्ड बिजली अ डे, दैट मीन्स मेरी पत्नी यहां बैठी थी और फ्रा पेंडोल्फ नाम का जो चित्रकार है, उसने पूरे दिन भर मेहनत करके ये तस्वीर बनाई थी। आजकल तो खैर इतना टाइम नहीं लगता है तस्वीर बनाने में, ठीक है, तस्वीरें आजकल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन ये वो दौर था जब कैमरा वगैरह नहीं थे। उस वक्त कोई पेंटर वगैरह जो है, चित्रकार वगैरह जो है, वो एक बहुत बड़ी हैसियत रखा करते थे, क्योंकि उनके हाथों में इतना कमाल होता था कि वो किसी इंसान की शक्ल जो है हूबहू चित्र के रूप में उतार देते थे। तो फ्रा पेंडोल्फ महोदय जो है उन्होंने, और इस काम में वक्त लगता था, तो यहाँ पर देखिए कितना वक्त लगा इसको बनाते हुए, एक पूरा दिन लगा है। वॉक्ड बिजली अ डे, यानी बीच में रेस्ट नहीं किया, बिजली पूरे दिन भर व्यस्त होकर के लगे रहे, एक दिन लगा तब जाकर के तस्वीर तैयार हुई। एंड देयर शी स्टैंड्स, और इसका परिणाम क्या है देखिए आपके सामने, ये रही शी स्टैंड्स। तो शी स्टैंड्स यहां पर वो खड़ी है, दैट मीन्स वो
इसको ये कहना चाह रहा है कि तस्वीर देखिए ऐसी लग रही है, इतनी जीवंत लग रही है, मानो कि वो स्वयं मेरी पत्नी यहां पर खड़ी हो। तो विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी अफेक्शन टू हिज वाइफ, he expresses his indifferent sentiments and feelings towards the painting. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Will please you sit। फिर इसी दौरान जब वो एनवॉय जो है, दूत जो है, उसकी पत्नी की तस्वीर को देखने लग जाता है तो उसे कहता है कि भाई साहब आप बैठेंगे यहाँ पे, बैठिए, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस को काम में ले रहा है। Will please you sit and look at her, इंटरोगेटिव भी है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि आप कृपया यहाँ बैठिए और देखिए तस्वीर को। आई सैड, तो ये एक रिक्वेस्ट भी है और कमांडिंग रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि इस दूत की, सॉरी, इस ड्यूक की आदत है, ये कंट्रोलिंग है, ये टायरेंट है, तानाशाह है, निरंकुश है। तो भले ही इसने रिक्वेस्टिंग लहजे में कहा होगा विल्ट, विल्ट का मतलब विल, विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, कृपया क्या आप बैठ करके देखेंगे, दैट मीन्स बैठिए और देखिए तस्वीर को। फ्रा पैंडोल्फ, फिर से नाम लेता उस पेंटर का। बाय डिजाइन, डिजाइन का मतलब डेलिबरेटली, जानबूझ करके। तो फ्रा पैंडोल्फ बाय डिजाइन, कि फ्रा पैंडोल्फ महोदय जो है उन्होंने जानबूझ करके, बाय डिजाइन, फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। तो ड्यूक जो है इस अतिथि को क्या करता है, बैठने और इस कारीगरी के काम को अर्थात तस्वीर को देखने के लिए कहता है। फिर ड्यूक क्या करता है कि जानबूझ करके उस चित्रकार के नाम का उल्लेख करता है, क्योंकि दूत जैसे अजनबी जो है हमेशा डचेस के इस बनाए गए चेहरे को और चेहरे के ऊपर जो गहरी भावुक भावनाएं हैं उसको गंभीर नजर से देखते हैं। पिक्चर्ड काउंटेनेंस, पिक्चर्ड एंड चित्रित, काउंटेनेंस एंड चेहरा, उसको बहुत ही, और उसके ऊपर गहराई का जो भाव है, भावावेश का जो भाव है, ठीक है, उसको ये बहुत ही अजनबी तरह से, अजीब तरीके से देखते हैं। अर्थात ये डाउट करते हैं कि कहीं इस मोहतरमा का कोई चक्कर जो है वो इस पेंटर के साथ तो नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति की तस्वीर बनाई जाती है उसको सामने बैठना पड़ता था जब तक तस्वीर बनती है, और चेहरे का जो भाव है इतना प्यारा है, तो किसी अजनबी व्यक्ति, अजनबी यहां पर कौन है, चित्रकार, तो उस चित्रकार जो कि अजनबी है उसके लिए इस प्रकार का भाव जो है चेहरे पर क्यों आ रहा है। अर्थात इस तरह का जो सवाल है अक्सर लोगों की नजरों में आता है। तो फिर देखिए ये जानबूझ करके नाम किसका लेता है, फ्रा पैंडोल्फ। फ्रा पैंडोल्फ पहले भी आया है, ठीक है, फ्रा पैंडोल्फ यहां पर दोबारा भी आया है, ठीक है। अब ये फ्रा जो शब्द है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, मोंक। मोंक का मतलब साधु, ऋषि, मुनि, है ना। ये वो लोग होते हैं जो सांसारिकता से ऊपर होते हैं, परे होते हैं। अर्थात इनको कोई लड़की, कोई महिला, ठीक है, वो आकर्षित कर ले, ऐसा संभव नहीं है। यानी मैं जानबूझ करके वापस किसका नाम लेता, फ्रा पैंडोल्फ ने, कि जो पैंडोल्फ नाम का जो साधु था उसने बनाई थी तस्वीर, तो साधु ने बनाई थी तस्वीर, इस तरह से कहने की कोशिश करता है ताकि लोग जो हैं कोई शक की निगाह से इनको नहीं देखें, अर्थात इनके रिश्ते पे कोई शक ना करे, ठीक है, इसलिए कहता है। आगे बढ़े। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, लेकिन फिर वो लोग जो हैं, ठीक है, ड्यूक की ओर मुड़ते हैं। माई सेल्फ किसके लिए आ रहा है, ड्यूक के लिए आ रहा है। सिंस नन पुट्स बाई, सिंस नन पुट्स बाई द कर्टन, इसको कर्टेन नहीं पढ़ेंगे, कर्टन ऐसे पढ़ेंगे। द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, कहने का मतलब है कि केवल ड्यूक
उसी की तरफ ये मुड़ते हैं, मेरी तरफ मुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्दे को खींचने का जो काम है वो सिर्फ मेरा है, किसी को मैं ऐसा अधिकार नहीं देता हूँ। ठीक है, अर्थात ये पेंटिंग ढकी रहती है, इसके ऊपर पर्दा रहता है और उस पर्दे को सिर्फ मैं ही हटा सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं। तो ये भी फिर से एक हिंट है कि देखिए मरने के बाद में भी मेरा अपनी उस पूर्व पत्नी के ऊपर, मरी हुई पत्नी के ऊपर इतना अधिकार है। अर्थात ये यहाँ से उसके पॉजिटिव होने का, एक्सट्रीम पॉजिटिव होने का पता चलता है कि जीते जी तो वो पॉजिटिव था ही था उसके प्रति, मरने के पश्चात भी वो उसके प्रति पॉजिटिव था, जो उसकी शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा और भावनाओं को भी कंट्रोल करता था। ठीक है, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ द डर्स का मतलब डेयरेस्ट, तो लोग जो हैं ऐसा प्रतीत होता था, एंड सीम्ड ऐसा प्रतीत होता है, दे मीन्स पीपल, कौन से पीपल, कौन से लोग जो इसकी तस्वीर को देखते हों, वुड आस्क मी, वो मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई साहब क्या चक्कर है, भाभी जी जो हैं इतने बढ़िया चेहरा शानदार और ये मुस्कुराहट कैसे आ रही है उनके चेहरे पे, क्योंकि चित्रकार ने बनाई है, चित्रकार सामने बैठा है, उनके सामने ऐसे कैसे मुस्कुरा रही हैं। इस तरह की मुस्कुराहट तो अपने पति के लिए किसी और के लिए आती है भैया, प्रेमी के लिए आती है। तो इफ दे डेयरेस्ट, यदि उनकी हिम्मत होती तो ऐसा पूछते, जो चेहरे की जो अभिव्यक्ति है वो कैसे आई, इस तरह की अभिव्यक्ति जो है तुम्हारी पत्नी के चेहरे पे कैसे आई, ये सवाल जो है यदि उनमें हिम्मत है तो पूछते। ठीक, क्या पूछते? हाउ, कि कैसे, सच अ ग्लांस, ग्लांस का मतलब अभिव्यक्ति कह सकते हैं, केम देयर, ठीक है, कि इस तरह की अभिव्यक्ति कैसे आई। ठीक, नॉट द फर्स्ट, तो ड्यूक फिर कहता है कि भाई साहब ये सवाल पूछने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। यहां पर हमें एक बात और भी पता चलती है कि इस तरह का कोई प्रश्न जो है उस दूत के द्वारा पूछा गया होगा कि सर ऐसा भाव चेहरे पे कैसे आया, तो उसका ये प्रत्युत्तर भी हो सकता है। लेकिन चूंकि हम ड्रामेटिक मोनोलॉग में हैं तो जो लिसनर होता है उसकी तरफ से कुछ भी नहीं बोला जाएगा, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी सजेशन नहीं होगा जिससे हमें ये बताया जाए, ये कहा जाए कि सामने वाला व्यक्ति भी कोई प्रश्न पूछ रहा है। तो ये अपनी तरफ से पहले ही क्या दे देता है, उस संदेह को उत्तर दे देता है। ठीक है, फिर आगे देखें, आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, पिछली पंक्ति से जोड़ते हैं, सो नॉट द फर्स्ट आर यू, तो भाई साहब आप पहले नहीं है, ये यू किसके लिए आ रहा है, उस दूत के लिए आ रहा है, उस मैसेंजर के लिए आ रहा है, उस एमिसरी के लिए आ रहा है, उस दूत के लिए, एनवॉय के लिए आ रहा है। टू टर्न एंड आस्क द, सर आप पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पलट करके ऐसा सवाल कर रहे हैं। सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि श्रीमान जी ये जो चेहरे पे जो ऐसा प्यारा सा भाव आ रहा है, अभिव्यक्ति आ रही है, इसकी वजह केवल उसका पति यानी मैं ही नहीं था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब ये पेंटिंग बन रही थी उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था। तो इस तरह की कोई भी संभावना नहीं हो सकती कि वो जो फ्रा पेंडोल्फ है, हालांकि वो साधु था, ठीक है, लेकिन मैं भी वहीं मौजूद था, तो उनके बीच में कुछ अनैतिक नहीं हो सकता। ठीक है, हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, नहीं, ऐसा ही ये मैं ही कारण नहीं था। कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय, दैट स्पॉट ऑफ जॉय, इसका मतलब चेहरे पर खुशी का भाव, ये कोई डिंपल पड़ना भी हो सकता है। ठीक है, इनटू द डचेस चीक, जो डचेस है उसके गालों पर ये जो स्पॉट ऑफ जॉय आ रखा है, इसका कारण जो है सिर्फ उसके पति की उपस्थिति नहीं थी। परहैप्स, शायद, फ्रा पेंडोल्फ तीसरी बार जिक्र हो रहा है। चांस टू से, चांस का मतलब हैपेंड, चांस मीन्स हैपेंड, हैपन टू से, शायद उस वक्त, हालांकि मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त उस फ्रा पेंडोल्फ ने शायद ऐसा कहा हो। क्या कहा हो और किससे कहा हो? उस डचेस से कहा हो। हर उसका मेंटल लैप्स, लैप्स, लैप, देखिए लैप शब्द का अर्थ होता है गोद, तो गोद में कोई दुपट्टा या कोई पतला जो
कोई झीना वस्त्र जो है, ठीक है, वो उसके हाथों पे, बाजू पे, जो उसने गोद में रख रखा था, ठीक है, उस पर रखा होगा। मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट, लेडी मीन्स वाइफ, रिस्ट यानी कलाई, टू मच, तो हो सकता है कुछ ज्यादा ही वो वस्त्र जो है ढका हुआ होगा हाथ से, तो कहा होगा मैडम जी थोड़ा सा ये वस्त्र जो है थोड़ा सा कीजिएगा, इसको एडजस्ट कीजिएगा। तो और पेंट, पेंट मीन्स पेंटर, मस्ट नेवर हॉप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश, द फेंट यानी हल्की हल्की, फेंट का मतलब हल्की हल्की, हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, हाफ फ्लश का मतलब वो मुस्कुराहट जो गले तक फैल गई थी, मुस्कुराहट के तौर पे, थोड़ा सा शर्माते हुई मुस्कुराती, और वो तुरंत ही उसकी गले तक फैल जाती है। तो ये जो पेंट जो है वो क्या कहता है कि मैडम आपके वस्त्र उसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। इतना कहते ही, क्योंकि मेरी वाइफ जो है इतनी ज़्यादा हंसमुख थी, हंस मिजाज थी, खुश मिजाज थी, कि उसको कोई भी छोटा सा भी कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे तो वो हंस पड़ती थी। तो इतना कहते ही उसके बिल्कुल गले तक हंसी का, मुस्कुराहट का भाव जो है फैल गया। सच स्टफ वॉज कर्टसी, अर्थात इस तरह से कहना ये कर्टसी था। शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और इतना ये जो कर्टसी के लिए जो बात कही गई थी मेरी पत्नी के लिए, तो इतना भी काफ़ी था। इतना कहते ही वो कॉलिंग अप यानी प्रकट होना, दैट स्पॉट ऑफ जॉय यानी मुस्कुराहट, खुशी, हंसी उसके चेहरे पर प्रकट हो गई। तो कहना ये चाहता है कि मेरी वाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा हंसमुख और खुश मिजाज थी कि कोई हल्का सा भी उससे ऐसे भी पूछ ले और कैसे हो, तो इतने में वो क्या करने लग जाती, मुस्कुराने लग जाती, हंसने लग जाती। ठीक है, फिर आगे बताएगा, शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, शी हैड ए हार्ट, कि वैसा उसका तो ऐसा दिल था। फिर देखिए कठोरता से कहता, हाउ शैल आई से, कैसे बताऊं यार तुमको यार, टू सून मेड ग्लैड, कि बहुत जल्दी तो वो खुश हो जाती थी, टू इजिली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही जल्द वो किसी से भी, किसी चीज से भी, किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाती थी। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जिस भी चीज को देखती उसी चीज को पसंद करने लग जाती। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर का मतलब ये होता है कि मुस्कुराना। ठीक है, यानी कुछ भी दिख जाए उसको, बस हंसना मुस्कुराना ही उसकी जिंदगी थी। तो बहुत आसानी से खुश या प्रभावित होने के लिए ये रुक रुक करके क्या करता है, उसकी आलोचना कर रहा है। यहां पर ये अपने पत्नी के गुण तो बता रहा है, लेकिन इसका सुर जो बड़ा कठोर होता जा रहा है। ये हमें किस बात से पता चलता है, ये इससे पता चलता है, हाउ शैल आई से, कि कैसे बताऊं भाई साहब आपको। यार जरा जरा सी बात पे इसको ऐसे देखिए कि मैं ड्यूक की भूमिका में हूं और मैं क्या कहूंगा, अरे यार छोटी छोटी बातों पे तो खुश हो जाती थी, ठीक है, किसी से प्रभावित हो जाती थी, हर चीज उसको पसंद, कोई भी छोटी से छोटी चीज उसको पसंद आ जाती थी जिसको वो देखती थी, और बस हंस पड़ती थी। कैसे बताऊं यार आपको। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ड्यूक जो है अपनी लास्ट डचेस के गुणों को बताते हुए कठोर शब्दों में बता रहा है। यहां पर कोई बड़ाई मन से नहीं करना चाह रहा, बल्कि उसके चेहरे के भाव जो बड़े सख्त होते जा रहे हैं। ठीक है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, वो दूत जो है वो भी अंदाजा लगा सकता है कि ये व्यक्ति जो है अपने पत्नी के सद्गुणों को भी गुण नहीं बल्कि दुर्गुण समझ रहा है। क्यों? वो उसका ये मानना है कि हम राजशाही परिवार के हैं, शाही परिवार के हैं, और हमें शाही परिवार के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना चाहिए, जिसमें हर किसी चीज से, हर किसी व्यक्ति से, छोटे व्यक्ति से, छोटे वस्तुओं से हमें खुश नहीं होना चाहिए जल्दी से। ठीक है, तो हमें एक डिकोरम मेंटेन करके चलना चाहिए, ऐसा इसका भाव है। ठीक है, जो नीचे लोग हैं उनको नीचे रहना चाहिए, और हम बड़े लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, तो हमें उसी स्तर के अनुसार क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए, सर इट वॉज ऑल वन, सर उसकी निगाह में सब एक, सब चीज एक थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, अर्थात माई फेवर, मेरा गिफ्ट
एट हर ब्रेस्ट, ठीक है, यहाँ पहनने के लिए, अर्थात तो कोई हार वगैरह मैंने इसको दिया, वो भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वेस्ट पश्चिम दिशा, ठीक है, डे लाइट जब दिन की रोशनी जो है पश्चिम दिशा में आती है, अर्थात सूरज छिप रहा होता है, वो रोशनी आती है, उस रोशनी को, छिपते हुए सूरज की रोशनी को देख करके भी उतनी खुश हो रही है। द बो एंड टहनी, ब्रांच ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल, ऑफिशियस फूल का मतलब हमारा नौकर, हमारा नौकर जो है कोई चेरी की टहनी उसके लिए ले आता है, ठीक है, ब्रॉक इन द ऑर्चर्ड ऑफ हर, उसके बगीचे से तोड़ करके, तो भी वो उतनी खुश है। द वाइट म्यूल शी रॉड विद राउंड द टेरेस, टेरेस के ऊपर, खच्चर के ऊपर, सफेद रंग के खच्चर के ऊपर बैठ करके सवारी कर रही है, टेरेस पे घूम रही है, तो उसमें भी उसको उतना ही आनंद आता है। ये सारी चीजें उसके लिए समान है। क्लियर? ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, इन सब चीजों के लिए एक समान रूप से अप्रूविंग स्पीच यानी मुस्कुराहट जो है की चीज मुझे पसंद आई, इस बात को अभिव्यक्त करती है कि मुस्कुराहट जो है सबको सेम देती थी। मेरा 900 साल पुराना खानदान, और उसका मैंने कोई खानदानी हार उसको दिया अपने ब्रेस्ट पे पहनने के लिए, गले में डालने के लिए, तो उसके लिए भी वही मुस्कुराहट, और एक नौकर जो है वो चेरी की टहनी पकड़ा देता है, उसके लिए भी वही मुस्कुराहट है। खच्चर पर बैठ के घुमा रहा है नौकर, तो उसके लिए भी वैसी मुस्कुराहट। तो यार कहाँ फर्क रहा? इसका मतलब उसमें वो हमारे खानदान जैसे गुण नहीं थे। तो यहाँ एक चीज़ और हमें पता चलती है इशारों इशारों में कि ये अपने खानदान को बहुत बड़ा मानता था, और जो लुक्रेजिया जो थी उसके खानदान को अपने खानदान से काफ़ी नीचे का समझता था। तभी तो लुक्रेजिया जो है उसकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही थी। उसके खानदान को जैसे बिहेव करना चाहिए, इस ड्यूक के खानदान के लोगों को जैसे बिहेव करना चाहिए, वैसा वो बिहेव नहीं कर पा रही थी, ऐसा ये जताना चाह रहा है। और ब्लश एटलीस्ट, या तो थैंक यू बोलती थी सबको समान रूप से, और ब्लश एटलीस्ट या हल्का सा मुस्कुरा देती थी। शी थैंक्ड मैन गुड, शी थैंक्ड मैन, वो लोगों को धन्यवाद कहती थी। गुड, अच्छी बात है, गुड अच्छी बात है। देखिए आगे के निशान देखिए कैसा है, विस्मय का। तो गुड के बाद में विस्मय का निशान है। ये उस तरह से कहा गया है कि भाई साहब वो सबको धन्यवाद कहती थी, अच्छी बात है, ठीक है, बट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ, लेकिन जिस तरह से वो थैंक यू कहती थी, आई नो नॉट ग्रामेटिकली इसको हम यो लिखें आई डोंट नो हाउ, ठीक है, आई नो नॉट हाउ। नॉट कभी भी विदाउट ऑक्सिलरी नहीं आता, तो ग्रामेटिकल हम इसको मिस्टेक नहीं कहेंगे, इट इज स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइट्री, ठीक है। समहाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड, रैंक्ड का मतलब महत्व देना, टू गिव इंपॉर्टेंस। शी रैंक्ड माई गिफ्ट, मेरा तोहफा, ऑफ ए 900 years old name, a 900 years old name, अर्थात मेरा 900 साल पुराना जो खानदान है, उस खानदान में से मैंने उसको तोहफा दिया, हार दिया पहनने के लिए, ठीक है। उसको उसने इंपॉर्टेंस दी किसके बराबर? विद एनीबडीज गिफ्ट, और जो बाकी के जो लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, ठीक है, उनकी गिफ्ट के बराबर उसने मेरे गिफ्ट को महत्व दिया। तो यहां पर एक ईगो जो है, अहंकार जो है, वो भी यहां पर झलकता है। तो हमें पता चलता है कि इसमें ड्यूक में अहंकार भी कूट कूट करके भरा हुआ है। उसमें अपने आप को एक 900 वर्ष पुराने खानदान का ड्यूक होने का अहंकार जो है वो भी है, ठीक है। फिर आगे देखें, हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, हु वुड स्टूप, स्टूप यानी स्टॉप, हु वुड स्टॉप, यार कौन रोकता, टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग यानी छोटी मोटी बातें, अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। यार कौन मतलब उसको जाए कहे कि यार ये छोटी छोटी ऐसी हरकतें मत किया करो। यानी मैं
ऐसा नहीं समझता अपने आप को कि मुझे ये कहना चाहिए, मैं इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा ड्यूक, और मैं उससे जाके कहूँ क्या, वो यार नीचे खानदान की, एस्टे खानदान की है, मेडिस खानदान की है, मैं उसको क्या कहूँ, ये नए नए पैसे वाले बने, मेरे खानदान से बहुत नीचे लोग हैं। तो हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, अर्थात कौन इतनी जहमत उठाए उसको जाके कहे कि मैडम ऐसे मत किया करो, अपने पति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो और लोगों को कम दिया करो। इवन हैड यू स्किल, यहाँ पर इसको आप ऐसे पढ़ें, ये इन्वर्जन का प्रयोग भी है, इवन यू हैड स्किल, ऐसे पढ़ें आप इसको। यदि आप में इतनी काबिलियत भी हो, स्किल भी हो कि आप कह सकते हो और सामने वाली पार्टी मान जाएगी आपकी बात, इन स्पीच एंड बोल करके, विच आई हैव नॉट, फिर कहता नहीं भाई साहब मेरे में तो ऐसी स्किल नहीं है, अपन किसी को कहते नहीं है, अगला खुद समझ जाए। यानी यहां पर इतना अहंकार है कि सामने वाले व्यक्ति को ये भी नहीं कहना चाहता कि तुम्हारे व्यवहार में मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तुम इसको इस तरह से ठीक कर लो। नहीं, अपन क्यों कहेंगे, अपन खानदानी लोग हैं, उसको सीखना चाहिए ना कि मैं कैसा हूं, मेरा खानदान कैसा है, ठीक है, तो उसको सीखना चाहिए, मैं थोड़ी चल के कहूंगा। तो इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट, टू मेक योर विल, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से, कि मैं उसके पास जाऊं, अपनी इच्छा जो स्पष्ट करूं, क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, कि ऐसे किसी के सामने, ऐसे किसी के सामने, दैट मीन्स अपनी पत्नी को क्या करा, ऐसे किसी के सामने, ऐसे लोगों के सामने मैं जाऊं, मैं तो नहीं जाऊंगा, ये बोलना चाह रहा है। दैट मीन्स उसके लिए अपनी पत्नी की जो इज्जत है कुछ भी नहीं है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। तो मैं उसके पास जाऊं एंड से उसे कहूं जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, डिस्गस्ट का मतलब यहां नाराज करने से है, कि तुम्हारे अंदर जस्ट दिस और दैट, कि ये बात जो है तुम्हारे अंदर मुझे पसंद नहीं आती, मुझे नाराज करती है। हियर यू मिस, यहां पर तुम चूक कर रही हो अपने व्यवहार में। और देयर एक्सीड द मार्क, एक्सीड द मार्क यानी लिमिट क्रॉस करना, ठीक है, और यहां पर तुम अपनी सीमा पार कर रही हो, ध्यान रखना आगे से, ठीक है, ऐसा मत करना। तो अगली कहती हाँ जी मैं नहीं करूंगी, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा मान लेती हूं। लेकिन यह क्या कर रहा है कि कौन जाए, क्यों जाए, अपने अंदर इतनी भाई वो नहीं है कि हम जाएं और उसको कहें कि देखो तुम्हारे व्यवहार में ये सुधार लो, ये सुधार लो, है ना। एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन्ड सो, और मैं उसको इस तरह का सबक सिखाता या उसको बताता सिखाता कि देखो ऐसा मत करो, नॉर प्लेनली सेट, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉर सूद, यानी मैं उसके पास जाता, प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, यानी उसकी बुद्धि जो है, विट्स जो है, टू योर्स यानी अपनी खुद की इच्छा के अनुसार मैं कर लेता, ठीक है, फोर्सूद इससे राहत मिलती, एंड मेड एक्सक्यूज इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो वो भी क्या कर लेती, मेड एक्सक्यूज थोड़ी क्षमा मांग लेती, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, और थोड़ा उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी आता, वो अपने आप को स्टूपिंग एंड स्टॉपिंग रोक लेती, अर्थात वो मेरे अनुसार चलने लग जाती। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने तो क्या तय किया, एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, कि नहीं रोकना नहीं है, करने तो जैसे करती है, ठीक है। फिर इसने क्या किया वो देखिएगा, ओ सर शी स्माइल्ड, अरे सर शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, नो डाउट, कोई संदेह की बात नहीं। वेनेवर आई पास्ट हर, सर मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे से नाराज रहती थी, मुंह फुला के रखती थी, नहीं, वो मुझे देख के मुस्कुराती थी, शी स्माइल्ड, नो डाउट, कोई संदेह की बात नहीं है। कब मुस्कुराती थी, वेनेवर आई पास्ट हर, जब मैं उसके पास से गुजरता, उसके आसपास होता तो मुझे देख के वो मुस्कुराती थी। लेकिन मुझे बताओ, बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे अलावा ऐसा कोई और भी है क्या जिसको सेम वैसी मुस्कुराहट उसने ना दी हो। तो कहना क्या चाहता है, कि कहना यह चाहता है कि भाई साहब मैं ही नहीं, वो तो सबको देख के मुस्कुराती थी, मुझे बात पसंद नहीं थी कि तेरी मुस्कुराहट जो है उस पर भी किसका कंट्रोल हो, मेरा ही कंट्रोल हो, तू मुस्कुराएगी भी तो सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराएगी।
ये इस तरह का इसका कैरेक्टर है। यानी वो उसकी छोटे से छोटी जो इमोशंस हैं उन पर भी कंट्रोल करना चाहता था, उसके शरीर के अलावा उसकी आत्मा को भी वो काबू करना चाहता था। इस तरह का इसका व्यवहार है, ठीक है। फिर दिस ग्रू, और ऐसा व्यवहार जो बढ़ता ही गया, रुका नहीं, और मैंने कभी रोकने की कोशिश भी नहीं करी। तो अपन क्यों रोकते हैं? अपन किसी नहीं रोकते, यानी समझना तो सामने वाले को समझना पड़ेगा, ठीक है। आई गेव कमांड्स, और मैंने आदेश दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। बड़ा ही एंटी क्लाइमेक्स यहां पर उसने उपस्थित कर दिया। मैंने आदेश दिया, आई गेव कमांड्स, फिर अगले 5 शब्द देखिए, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, और फिर सारी मुस्कुराहटें एक साथ बंद हो गई। अब आप बताइए, मैंने आदेश दिए और सारी मुस्कुराहटें एक साथ बंद हो गई, समाप्त हो गई, रुक गई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इसने जो आदेश दिया था वो अपनी पत्नी की हत्या करने का आदेश दिया था। सोचिए, एक ऐसी प्यारी सी बच्ची, 14 साल 15 16 साल की लड़की, जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहती थी, उसको एक निर्दयी ड्यूक जो है सिर्फ इस बात के लिए मार देता है कि वो सभी को समान महत्व देती थी, वो सबको देख करके मुस्कुराती थी, वो खुश रहना चाहती थी। ये जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्द काउंट कर लीजिए, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 शब्दों की वजह से इस पोएम को ए ट्रेजेडी ऑफ 5 वर्ड्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा जरूर, ए ट्रेजेडी ऑफ 5 वर्ड्स, 5 शब्दों की ट्रेजेडी। कभी आपसे कोई पूछ ले कि मुझे एक ऐसी पोएम के बारे में बताइए जिसको ए ट्रेजेडी ऑफ 5 वर्ड्स भी कहा जाता है, तो नाम होगा माई लास्ट डचेस। तो फिर से चलिए, आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दिए, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और फिर सारी मुस्कुराहटें एक साथ बंद हो गई। और इसका परिणाम, देयर शी स्टैंड्स, ये देखिए बिल्कुल खड़ी है आपके सामने तस्वीर में। दैट मीन्स अब वो जिंदा नहीं है, मैंने जो आदेश दिए उसकी वजह से वो जिंदा नहीं है, और उसका परिणाम क्या है कि आज वो सिर्फ एक तस्वीर के तौर पे आपके सामने खड़ी है। एज इफ अलाइव, मानो कि वो जिंदा हो, मानो कि, दैट मीन्स शी इज नॉट अलाइव। तो ये स्पष्ट सिग्नल हो गया, साफ संकेत हो गया कि वो अब जिंदा नहीं है। विल्ट प्लीज यू राइज, फिर से नीरा भाव से, जैसे उसको उसकी पत्नी के मरने का कोई भी अफसोस नहीं हो, जबकि वो ड्यूक जो है एस्टोनिश्ड है कि यार ये तो ऐसा खतरनाक आदमी है, वो तो अभी सदमे में है कि मेरे जो मालिक हैं उनकी बेटी के साथ ये शादी करना चाहता है, और ये बात भी ऐसा साइकिक है, साइकोपैथ है, ठीक है। वो सदमे में है, वो संभला ही नहीं है। उससे पहले उसको कहता है विल्ट प्लीज यू राइज, श्रीमान जी कृपया खड़े होंगे, अर्थात श्रीमान जी खड़े होइए, आगे चलते हैं। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, अब हम क्या करेंगे इसके पश्चात, जो नीचे कंपनी, कंपनी का मतलब मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे जो दरबारी हैं, उनसे मिलेंगे। आई रिपीट, मैंने फिर से रिपीट करते हुए कहा, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस का मतलब उदारता, दान देने की, पैसे देने की उदारता, ठीक है, दान या पैसे देने की उदारता। द काउंट की जो काउंट है ना, योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, अर्थात आपके जो मालिक हैं वो तो दान करने के लिए बहुत जाने जाते हैं। इज एम्पल वारंट, और ये जो दान देने की जो उनका गुण है, ये अपने आप में एक पर्याप्त गारंटी है, वारंटी है, दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी। लेकिन आप इसको यूं मत समझिएगा कि मैं यहां कोई दहेज के लिए कोई बहाना कर रहा हूं, विल बी डिसअलाउड, ठीक है। तो मैं कोई दहेज नहीं मांग रहा हूं, दो यद्यपि हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ, सेल्फ यानी ओनली,
केवल उनकी जो खूबसूरत बेटी है, एज आई अवॉर्ड, जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था या कहा था, ठीक है, एट स्टार्टिंग, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, इज माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब एम, उद्देश्य, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट का मतलब एक और अर्थ भी निकलता है, वस्तु। तो यहां पर ब्राउनिंग बड़ी चतुराई से खेल जाते हैं, यहां पर दो दो मीनिंग इसके निकल रहे हैं। तो ये कहता है कि भाई साहब, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था, कहा था कि मुझे दहेज वहेज से कुछ नहीं मतलब है, मुझे तो सिर्फ उनकी जो सुंदर बेटी है वही मेरा उद्देश्य है। तो एक तरह से क्या कहना चाह रहे हैं कि सुंदर बेटी जो है वो तो उद्देश्य है ही है, और दहेज तो खैर आपके मालिक वैसे जाने जाते हैं, खूब पैसे वैसे दान करते हैं, तो दहेज तो खैर बढ़िया देंगे ही, है ना। हालांकि दहेज उद्देश्य नहीं है अपना, अपना उद्देश्य उनकी बेटी है, ये बोल रहा है वो। तो इस तरह से आप समझ गए कि ये ग्रीडी भी है, लालची भी है, ठीक है। नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन सर। तो हो सकता है कि वो दूत जो पीछे पीछे आ रहा हो या आगे निकलने की कोशिश करो, आगे निकलने की कोशिश तो वो कर नहीं पाएगा कि महाराज आगे चले और सॉरी नौकर आगे चले और राजा पीछे चले, ऐसा संभव नहीं है, ये तो धृष्टता हो जाएगी। लेकिन आज चूंकि ये नौकर जो है, दूत जो है, संदेश लेकर के आया है, शादी का रिश्ता जो है उसके बारे में बात करने के लिए आया है, तो उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए उसको साथ ले रहा है, वरना कहाँ उसकी औकात की उसके साथ चले। तो कहता ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर। अरे सर हम नीचे साथ साथ चलेंगे यार, ऐसे पीछे पीछे क्या आ रहे हो, साथ में चलो हमारे। तो हो सकता है कंधे पे हाथ रख दिया होगा कि आ जाओ साथ चलते हैं, ठीक है। नोटिस, फिर वहीं पर जब जिस रास्ते से पैसे से गलियारे से गुजर रहे होते हैं, वहीं पर एक मूर्ति लगी है नेपच्यून की, समुद्र के देवता की। नोटिस नेपच्यून। दो, टेमिंग, टेमिंग मतलब किसी को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, असी हॉर्स, एक समुद्री घोड़े को वो काबू करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थॉट अरेरिटी, कि देखिए मूर्ति बहुत ही दुर्लभ है, ये ऐसी कोई आम मूर्ति नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। कहना चाहता है कि मैं भी कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं भी बहुत ही दुर्लभ इंसान हूं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक है। विच क्लास ऑफ इंसब्रुक, और ये मूर्ति जो है इंसब्रुक का एक व्यक्ति है, क्लास, ठीक है। कास्ट इन ढालना, ब्रॉन्ज फॉर मी, उसने विशेष रूप से ये ब्रॉन्ज एंड कांस्य की मूर्ति जो मेरे लिए ढाल करके बनाई है। तो यहां पर अब ये इसको नीचे लेकर के जाता है, लेकिन जब साथ लेकर के जाता है तो वहां पर नेपच्यून जो कि समुद्र के देवता हैं, वो एक समुद्री घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि नेपच्यून का जो स्वभाव है समुद्री घोड़े को काबू करना, वैसे ही इस ड्यूक का स्वभाव है अपनी पत्नियों को काबू करना। अर्थात वो डोमिनेंट टाइप का, एक टायरेंट टाइप का व्यक्ति है, जो अपनी पत्नियां जो हैं उनके ऊपर क्या रखना चाहता है, काबू रखना चाहता है। तो दोस्तों आपने यहां पर अभी माय लास्ट डचेस इसका एनालिसिस देखा। इससे पहले मैंने आपको इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो है वो भी मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन भी दिया आपको पोएट का और पोएम का भी मैंने आपको बताया है, इसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की चर्चा भी हमने करी है। तो काफ़ी आसान ये पोएम है, बहुत ही इजी है। पूरी पोएम जो है हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है। तो हीरोइक कपलेट की यदि हम संख्या काउंट करें तो 28 है, ठीक है, और पंक्तियां काउंट करें तो 28 को आप 2 से गुना कर दें, टोटल मिला करके 56 इसमें लाइंस हैं। और ड्रामेटिक मोनोलॉग के सारे इसमें गुण यहाँ पर मौजूद है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाने वाला, ठीक है। तो इसमें जो स्पीच है वो स्पीकर जो होता है वो एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगल स्पीकर होता है। लिसनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लिसनर के द्वारा कुछ भी बोला नहीं जाता है। नाट की सिचुएशन होती है, ड्रामेटिक सिचुएशन होती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।